हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आप सभी का उत्कर्ष परिवार में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है, हमारी एक सीरीज चल रही है रेलवे एग्जाम्स के लिए, और फिर हम आपके सामने हाजिर हैं। लगातार क्लासेज आपको रेगुलर मिल ही रही हैं, और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन, शानदार, जानदार टॉपिक, एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ का बेसिक हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारी क्लास की। हम बात कर रहे हैं दोस्तों एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ, या इसको हम लोग बोलेंगे लेसे पे और मेसे पे, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। ठीक है, लेसे पे व मैसे पे। पहले दोनों का मतलब क्या होता है आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। ठीक है, देखो, जैसे अगर मैं बात करूँ दोस्तों एलसीएम की, एलसीएम के बारे में अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाऊँ तो इसका मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब होता है गुणांक, मल्टीपल का मतलब होता है गुणांक। लिस्ट का मतलब होता है छोटे से छोटा, कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ। यानी कि अगर आप दो संख्याओं का एलसीएम निकाल रहे हो तो उन दोनों संख्याओं में आपको छोटे से छोटा उभयनिष्ठ गुणांक ढूंढना पड़ेगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लो दोस्तों मैंने दो नंबर लिए 12 और 16, मैंने दो नंबर लिए। ठीक है, तो इनका एलसीएम अपने को निकालना है। तो देखो, गुणांकों की बात करते हैं तो गुणांक क्या होते हैं सुन लो। ऐसा जैसे 12 के गुणांक आप लोगों को चाहिए, 12 के मल्टीपल, तो वो 12 का पहाड़ा पूरा वो 12 का गुणांक ही है। 16 के मल्टीपल आप चाहिए तो 16 का पहाड़ा पूरा वो 16 का गुणांक होता है। तो 12 और 16 का जो कॉमन गुणांक हो जाएगा वो 48 हो जाएगा। अब ये कैसे कैसे आ सकता है, इसके कुछ तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हमारे पास भाग विधि होती है। जैसे भाई आप लोग यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 16 है। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 2 का भाग देना शुरू करोगे, 6 बार जाएगा, 8 बार जाएगा। फिर 2 का भाग दे सकते हो, यहाँ 3 बार जाएगा, 4 बार जाएगा। इनमें किसी का भाग नहीं जाएगा, रुक जाइए, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 2 गुणा 2 4, 4 तिया 12, 12 चौके 48। तो ऐसा करके इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। दूसरा मेथड आपका, इसको मैं गुणनखंड विधि बताने वाला हूँ। जैसे भाई आपके पास एक नंबर 12 है, एक नंबर आपके पास 16 है, तो गुणनखंड विधि से एलसीएम आप कैसे ज्ञात कर सकते हो, समझने का प्रयास करना। 12 और 16 इनके अभाज्य गुणनखंड कर लो। जैसे भाई 12 क्या होता है, एक बार मैं समझाने के लिए बता देता हूँ। भाई 2 का भाग दिया 6, फिर 2 का भाग दिया 3 आया, फिर 3 का भाग दोगे 1 आएगा। तो 12 होता है 2 का स्क्वायर इंटू में 3 आ जाएगा। तो ये आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, 2 का स्क्वायर गुणा में 3। 16 होता है 2 की पावर 4, ये आप सभी को मालूम है। अगर इस प्रकार से घातों में चीज़ें आ जाएं तो एलसीएम निकालने का तरीका होता है कि जितने भी बेस आपको दिखाई दे रहे हैं आधार, उन आधारों को लिखो। जैसे यहाँ पे आधार 2 है, 2 लिख दिया। यहाँ पे आधार 3 भी है, 3 लिख दिया। अब मैक्सिमम पावर अपने को लेनी है। जैसे 2 की पावर 2 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, तो 4 आपको लिखनी है, 3 की तो एक ही थी। तो देखो भाई 2 की पावर 4 16 होता है, और 16 को 3 से गुणा करना है, 16 तिया 48 हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से दो और भी विधि होती हैं, लेकिन फिलहाल हमारे यही काम आने वाली हैं। इसके अलावा सेकंड थिंग मैं आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों, एचसीएफ क्या होता है थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर का मतलब गुणनखंड होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है भाई, गुणनखंड जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। जैसे भाई दो नंबर है हमारे पास 12 और 16, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हो जाएगा, एचसीएफ जो हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों 4। कैसे भाई, मैं समझाता हूँ। इसके भी हमारे पास कई सारे तरीके होते हैं। सारे तरीकों को मैं बारी बारी से आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हुआ चलूंगा। फिलहाल तो मैं इनका थोड़ा थोड़ा मतलब आपको बता रहा हूँ 1 मिनट में, है ना। जैसे भाई 12 और 16 आपको दिया हुआ है। जैसे भाई 12 और 16 दोनों नंबर्स को लिख लीजिए आप लोग। अब आप कॉमन संख्या का भाग देने का प्रयास करोगे जो कॉमन है। तो देखो, जैसे भाई 2 का भाग दोनों में जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, इसमें 6 बार, इसमें 8 बार। फिर से 2 का भाग दीजिए, जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, इसमें 3 बार, इसमें 4 बार। अब इनमें किसी का नहीं जाएगा तो इनको हटाओ, आप इनको ही मल्टीप्लाई कर लो। यानी कि आपके पास आएगा 2 गुणा 2, और 2 गुणा 2 कितना होता है, 4। एक विधि तो ये होगी एचसीएफ ज्ञात करने की। दूसरी विधि क्या होगी, गुणनखंड विधि। अब गुणनखंड विधि में क्या होता है, जैसे 12 क्या होता है आपको पता है भाई, 2 का स्क्वायर गुणा 3 होता है। 16 क्या होता है भाई, 2 की पावर 4 होता है। आपको अगर एचसीएफ यहाँ पे निकालना है तो क्या करोगे, कॉमन बेस लेना होगा, ओनली कॉमन बेस। एलसीएम में तो सारे बेस ले लेते हैं, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है। एचसीएफ में कॉमन लेना होता है। जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 है, तो 2 ले लो।
3 यहाँ पे, यहाँ नहीं है तो मत लो, ठीक है। घात मिनिमम लेनी होती है, यहाँ 4 है यहाँ 2 है तो अपन 2 लेंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 आएगा। और भी मैं आप लोगों को कई चीज़ें बताने का प्रयास करूंगा, यहाँ पे अंतर विधि भी आप लोगों को सिखाऊंगा। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चंस के माध्यम से शुरुआत हम लोग करने वाले हैं। एक बार आप ध्यान से समझना, समझते हुए चलना, जो जो कंसेप्ट आएगा वो मैं क्वेश्चंस के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। पहला सवाल देखो, इस प्रकार से 3 डाटा आप लोगों को दिया गया है और आप लोगों से पूछा गया है कि भाई इसका एलसीएम क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। देखो गुणनखंड विधि है, मैंने अभी आप लोगों को बताया, जितने भी बेस दिखाई दे रहे हैं सबको लिख लो। जैसे 2 3 5 7 आपको बेस दिखाई दे रहे हैं, 2 3 5 और 7 ये आपको बेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। पावर लेनी होती है मैक्सिमम। देखो 2 की पावर 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, यहाँ पे एक भी नहीं तो 2 ही आएगी भैया ना। 3 की पावर 2 यहाँ पर है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है तो 3 की पावर 2 आएगा। यहाँ 5 की पावर देखो 2 यहाँ पर है तो यहाँ भी 2 ही आएगा। 7 की पावर देखो सब जगह 1 है तो 1 ही आएगा। मैक्सिमम पावर हम लोगों ने ले ली। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है और 7 तो 7 ही होता है। देखो 25 चौके 100 और 9 सत्ते 63, 63 को 100 से गुणा करूंगा मेरे भाई, आंसर आ जाएगा 6300। आंसर कितना आ जाएगा भाइयों, 6300। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस वाले सवाल का ए ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। कोई दुख तकलीफ तो नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो भाई x का मान दिया हुआ है, y का मान दिया हुआ है, z का मान दिया हुआ है, x y z का HCF हम लोगों को बताना है। HCF में क्या होता है, कॉमन बेस लेते हैं, ओनली कॉमन बेस लेते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 लिख लो। 3 यहाँ पर है, यहाँ पर है, वहाँ पर भी है, 3 लिख लो। 5 यहाँ पर है, यहाँ पर है, इस वाले में भी है तो भाई 5 भी लिख लो। 7 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और इस वाले में भी है तो 7 भी आएगा। कॉमन बेस तो आ गया। घात लेनी होती है मिनिमम। जैसे 2 की घात 3 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है तो 2 ही लो मिनिमम। 3 की घात 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 1 वहाँ पर है तो 3 की घात 1 ही आएगी। 5 की घात 1 है तो भाई 1 ही लो, मिनिमम ही तो चाहिए होता है। 7 की पावर देखो भैया, 7 एक बार यहाँ पर है तो 1 ही यहाँ पे लो आप। तो देखो भाई 2 का स्क्वायर 4 होता है, इधर देखो 3 गुणा 5 गुणा 7 आपका आ ही गया है। देखो भाई सुनो, जैसे भाई मैंने कहा 4 पंजे 20 होता है, 20 या 60, 60 को 7 से गुणा करूंगा, 6 सत्ते 42 होता है, यानी कि 420 हमारा सवाल का उत्तर आ जाएगा। 420 हमारे सवाल का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी लोगों ने आंसर बताया है बहुत ही जबरदस्त, शानदार, जिंदाबाद। 420 इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं सभी भाइयों को ये सवाल भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। क्लियर बात। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल देखो, 2 संख्याओं का भाग के तरीके से में से निकालने में अंतिम भाजक 75 है, तो क्रमिक भागफल 3 1 3 और 3 1 1 और 3 है, तो दोनों नंबर्स क्या होंगे, संख्याएं क्या होंगी। ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इससे पहले मुझे आपको एक कंसेप्ट समझाना पड़ेगा। जैसे HCF निकालने की एक हमारे पास भाग विधि होती है। कौन सी विधि होती है प्यारे बच्चों, भाग विधि हमारे पास होती है। अब भाग विधि में क्या होता है, जैसे मान लो मैंने 2 नंबर लिख लिए, एक 24 ले लिया, एक ले लिया 90। मैंने कहा भाग विधि से HCF बताओ, तो बड़े वाले नंबर में छोटे वाले नंबर का भाग देना होता है। जैसे 90 में आप भाग दोगे 24 का, ठीक है। 24 या 72, शेष आएगा 18। अब क्या करोगे, इस 18 का भाग देना होता है इससे पहले वाले भाजक में, यानी 24 में। तो देखो भाई 18 कम 18 आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 6। अब इस 6 का भाग देंगे पहले वाले भाजक में, 18 में 2, 6 × 18, तो भाई बचा कुछ नहीं, लास्ट में बचा 0। जब लास्ट में 0 बचे ना, तो जो अंतिम भाजक होता है वही आपका HCF होता है। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो अंतिम भाजक होता है वही आपका HCF होता है। तरीका दोबारा सुन लो। बड़े वाले नंबर में छोटे वाले नंबर का भाग देना है, जो भी शेष बचा उस शेष का भाग पहले वाले भाजक में देना है, फिर जो भी शेष बचा उसका भाग पहले वाले भाजक में देना है। याद रखें, जब तक लास्ट में 0 ना बचे जब तक ये प्रक्रिया दोहरानी है, और जो अंतिम भाजक हमारा होता है वही हमारा HCF होता है। अब अगर सवाल में आपसे ये कह दे कि भाई अंतिम भाजक है 6 और भागफल का क्रम है 3 1 3, सुनना ध्यान से, मेरी बात को सुनना कि भैया अंतिम भाजक जो आपको दिया हुआ है, अंतिम भाजक हम बात कर रहे हैं दोस्तों, अंतिम भाजक लास्ट डिवाइजर, ये आपको 6 दिया हुआ है, और भागफल का जो क्रम दिया हुआ है, सुन लेना पूरी बात को एक बार। भागफल का जो क्रम आपको यहाँ पे दिया हुआ है वो दिया हुआ है, मान लो 3 1 3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 3 1 3 दिया हुआ है। आपसे कहेगा संख्याएं बताओ, मतलब ये आपको नहीं दिया हुआ, आपको बस इतना दिया हुआ है, आपको बस इतना दिया हुआ है, ये आपको नहीं दिया हुआ है कि भाई अंतिम भाजक है 6,
भागफल का क्रम है 3 1 3, तो दोनों संख्याएं बताओ। एक छोटी सी बात याद रखो, कोई भी भाग का प्रश्न होता है उसमें यहाँ पे भाज्य होता है, यहाँ पे आपका भाजक होता है डिवाइजर, ये डिविडेंड है, ये कोशेंट होता है भागफल, और लास्ट में आपके पास जो बचता है ना उसे हम कहते हैं शेषफल। लास्ट में क्या बचता है साथियों, वो बचता है शेषफल। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, अगर कभी भी आपको भाज्य निकालना हो, कभी भी आपको भाज्य निकालना हो, ये निकालना हो, तो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, क्या करोगे आप लोग, भाजक गुणा भागफल प्लस में शेषफल, भाजक गुणा भागफल प्लस में शेषफल, ये अपना कंसेप्ट होता है। भाज्य निकालने का कंसेप्ट होता है भाजक गुणा भागफल प्लस में शेषफल। अब एक बात आप सुनना, मैंने एक बार बनाया ये वाला, सुनना भाई, भागफल का क्रम है 3 1 3 और अंतिम भाजक है 6, और आपको पता है लास्ट में शेष तो जीरो बचता ही है, आपको पता है लास्ट में शेष तो जीरो बचता ही है। अब आप इसे समझने का प्रयास करना, उल्टा चलना पड़ेगा, उल्टा देखो, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल करूंगा तो ये आ जाएगा 6 तिया 18, 18 में जीरो जोड़ूंगा 18 आ गया, 18 मैंने यहाँ से उठाया था, 18 एकम 18 और 6 24, 24 यहाँ पे आ जाएगा, 24 मैंने यहाँ से उठाया था। भाई आप खूब जानते हो ये भाजक ये भागफल तो ये शेषफल ही तो था, इससे पहले ये शेषफल ही तो था, इससे पहले ये शेषफल ही तो था। तो भाई भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल ये आ गया, इसको मैं यहाँ से लाया था, तो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल ये आ गया, इसको मैं यहाँ से लाया था, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल 24 था 72 और 18 90 ये आ गया, तो दोनों नंबर आ गए 24 और 90। बट आपको इतना भी नहीं करना, आपको एक काम करना है, देखो मैं बताता हूँ आपको क्या करना है, अंतिम भाजक पकड़ लो, अंतिम भागफल पकड़ लो, और अंतिम शेषफल तो जीरो होता ही है, ये आ जाएगा 6 तिया 18, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तुरंत इस 18 को लाओ इधर, भाजक गुणा भागफल, अब भागफल का नंबर है 1 का, प्लस शेषफल, ये इससे पहले शेष का ही काम कर रहा था, इसको यहाँ जोड़ दो। देखो इसको तो इधर लाना है, इसको इधर लाना है, बस ये ध्यान रखना है। 18 एकम 18 और 6 24 आ जाएगा, तुरंत इस 24 को इधर ले आओ, भाजक गुणा भागफल, भागफल कौन है मेरे भाई 3 है, प्लस शेषफल, शेषफल ये वाला था 24 था 72 और 18 90, ये दोनों नंबर आ गए हमारे पास 24 और 90। तो इतना काम आप लोगों को करना होता है। एक सवाल के लिए पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने आप लोगों को समझाया है, वो भी बेहतरीन तरीके से। उम्मीद करता हूँ सभी भाइयों को बेहद पसंद ही आया होगा ये तरीका आप लोगों को जो मैंने समझाया, अन्यथा ये सवाल किसी से होगा ही नहीं। आप अपने यार दोस्त चिर परिचित किसी से भी पूछने का प्रयास करोगे, निश्चित रूप से गारंटी ले रहा हूँ वो भूल जाएगा, ये सवाल नहीं होगा या बड़ा होगा, पूरा भाग भाग बना के करना पड़ेगा। मैं जो बता रहा हूँ वो सुनो प्यारे भाई, सुनो। अंतिम भाजक है 75, अंतिम भाजक दिया हुआ है 75, भाजक गुणा भागफल और लास्ट में शेष तो जीरो होता ही है, 75 तिया 225, यहाँ आ जाएगा 225, इसको तुरंत इधर ले आओ, भाजक गुणा भागफल, भागफल यहाँ पे 1 है, शेषफल कितना था ये वाला, ठीक है। तो भाई इनको जोड़ दो, 225 से कम 225 में 75 जोड़ूंगा ये 300 आएगा, 300 को तुरंत इधर ले आओ मेरे भाई, फिर इसको गुणा करना है आपको 1 से, प्लस में ये वाला शेष जुड़ जाएगा 225, तो ये हो जाएगा भाई 300 एकम 300 और 225 हो जाएगा 525, ठीक है। तुरंत 525 इधर ला के लेके आना है आपको, भाजक गुणा भागफल, भागफल यहाँ पे 3 है, शेषफल कितना था 300 था, देखो भाई ये आएगा आपका 1575, 300 जोड़ूंगा तो 1875 आ जाएगा। तो जो हमारे नंबर आएंगे दोनों के दोनों 525 और 1875 आ जाएंगे, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा एकदम राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है भाई। इस प्रकार का सवाल में किसी में आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ऐसा ही एक और सवाल है जो आप लोग ट्राई करोगे भाई, ये वाला सवाल आप मुझे करके बताओ। बहुत प्यारा सवाल है, जबरदस्त सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताओगे है ना। देखो भाई ध्यान से सुनो, अंतिम भाजक आप लोगों को पता ही है, भागफल का क्रम भी आप लोगों को पता है। अंतिम भाजक को पकड़ लो भाई, भाजक गुणा भागफल, भागफल कितना है भाई 5, प्लस शेषफल कितना है 0, तो 12 पंजे 60 और 0 60 होता है। तुरंत इसको इधर लाओ, भाजक गुणा भागफल, भागफल अब 6 है, शेष कौन था भैया 12,
तो देखो भाई ये आएगा आपका 360, 12 जोड़ोगे तो 372 आ गया। तुरंत इसको इधर लेके आओ, भाजक के गुणा भागफल, भागफल कितना है मेरे भाइयों 3, शेषफल कितना आएगा अब 60 आएगा। इसको जोड़ो भाई, देखो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9 और 2 11, इसमें 60 जोड़ूंगा तो 1176 आ जाएगा। इस 1176 को इधर लाओ, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यहाँ पे 4 आएगा, शेष आएगा 372। पहले तो देख लो 1176 कितने नंबर में आ रहा है, एक में ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये 5076 आ जाएगा। पूरा सोल्व करने की हमें आवश्यकता है ही नहीं, तो ये दोनों के दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे 1176 और 5076। तुम मुझे बताओ, अगर भविष्य में इस प्रकार का कोई सवाल तुमसे पूछा गया तो उस सवाल को सिर्फ तुम कर पाओगे, और वो भी सेकंडों में। बात आई समझ में? पूरे कंसेप्ट के साथ मैंने बताया, मैं जो भी चीज़ बताता हूँ कंसेप्ट के साथ बताता हूँ, किसी भी चीज़ को मैं रटने के लिए नहीं बोलता हूँ। हमेशा ये बताना भी चाहिए, अगर मैं डायरेक्ट आप लोगों को ये बताने लग जाता ना तो आपको समझ में नहीं आता। कंसेप्ट के साथ मैंने बताया है तो मैं कह सकता हूँ कि आप लोगों को निश्चित रूप से ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, अगला सवाल आप लोग देखोगे भाई, प्रथम 21 प्राकृत संख्याओं का एलसीएम P है, तो प्रथम 27 प्राकृत संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन। ठीक है मेरे भाई, ध्यान रहे, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन आप लोगों को ये दिया हुआ है, ध्यान से सुनना है, समझना है, गौर करना है भाई। जैसे मान लो मैंने कह दिया यार 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इनका एलसीएम बताओ, तो आप कह दोगे सर 60 आ जाएगा। क्यों? 60 में इन सब का भाग जाता है, 60 में इन सब का भाग जाता है। अब मैंने यहाँ पे कह दिया कि यार एक काम करो, 1 2 3 4 5 6 7 का एलसीएम बताओ, तो सुनो आप क्या करोगे पता है भाई, इनका 60 था, 60 को 7 से और गुणा कर दो, तो 6 सत्ते 42, 420 आ जाएगा। 60 को 7 से गुणा कर दो। अब बाई चांस मैं कह दूं कि यार इनको 8 से और गुणा कर दो, भाई 8 और ले लेता हूं यहाँ पे मैंने कहा ये तो चलो ठीक है इतना था, अब मैंने कहा यार 8 और ले लेता हूं भाई, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 का एलसीएम बताओ, एलसीएम बताओ। अब सुनो, अब यार यहां तक कितना आ रहा था, यहां तक आ रहा था 420। अब मेरी बात सुनना, मुझे 8 का भाग और देना है, तो सुनो 8 में 4 मौजूद है, तो मैक्सिमम जो 4 है ना वो यहां पे आ चुका है ऑलरेडी, तो 4 हटाओ, केवल 2 और लो, तो इसको डबल और करो, 840 उत्तर आएगा। आप कहोगे सर 2 भी तो आया हुआ है, अरे 2 इसी 4 में मौजूद है, वो तो उसको छोड़ो, आप एक्स्ट्रा 2 है ये तो भाई। देखो यहाँ 1 बार 2 आ रहा है, इसमें 2 बार 2 आ रहा है, जबकि 8 में तो 3 बार 2 आता है, तो 2 बार 2 तो कवर हो गए यहीं पे, 1 बार 2 यहां से और ले लो। तो ये इस सवाल का लॉजिक यहां पे काम करेगा। प्यारे भाई एक बात बताओ, प्रथम 21 प्राकृत संख्याओं का एलसीएम, प्रथम 21 संख्याओं का एलसीएम आपको P दिया हुआ है। अब कह रहे हैं 27, 27 का मतलब है जैसे 21 के बाद क्या आता है पता है, 21 के बाद आता है 22 23 24 25 26 27। बताओ ये आता है कि नहीं आता? अब मेरी बात सुनना, जैसे 22 है तो आपको पता होगा यार 1 से लेकर जब मैं संख्याओं की शुरुआत कर रहा था 21 तक, तो 22 जो है ना वो 11 और 2 में आ गया, 22 11 और 2 में आ गया, 11 का भाग जा रहा था, 2 का जा रहा था, इसका मतलब उसमें 22 का भी जा रहा था। 23 अभाज्य संख्या है, इसको मैं कैलकुलेट करूंगा क्योंकि 1 से 21 तक 23 का भाग किसी में नहीं जा रहा था। 24 है जैसे मेरे भाई 24, देखो 24 होता है अपना, क्या लिख सकते हैं भाई 8 गुणा 3, 8 गुणा 3, इसमें 8 भी आ गया और 3 भी आ गया, इसका मतलब 24 भी खत्म। 25 5 गुणा 5 होता है, इसमें 1 5 आता है भाई, 1 5 आता है, 1 5 का, तो इसका मतलब 1 5 यहाँ से मुझे एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा भाई। 1 5 तो आ गया भाई, 1 5 तो 5 में भी मौजूद है, 15 में भी मौजूद है, लेकिन 2 5 तो नहीं है ना, तो 25 में से 1 5 बच गया। 26 13 गुणा 2 होता है जो पहले ही आ चुका है। 27 3 गुणा 3 गुणा 3 होता है, तो मुझे खुद बताना आप लोग यहाँ पे आप मुझे खुद बताओ 27 जो होता है वो होता है प्यारे बच्चों 3 गुणा 3 गुणा 3। और अभी तक जो हमने ये सवाल देखा, आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, आप लोगों ने यहाँ पे देखा भाई 9 में आ गया और ये 3 में आ गया, इसका मतलब ये भी हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। अगर ये हमारे पास आ चुका है ना भाई, तो क्या क्या एक्स्ट्रा बचा, 23 और 5 एक्स्ट्रा बचा, इनको आपस में गुणा कर लो। तो देखो भाई पहली संख्याओं का P तो था ही, बाद में 23 और बच गया,
बाद में 5 और बच गया, तो मैं ये कह सकता हूँ इनका एलसीएम आएगा 23 पंजे 115, तो 115 पी हमारे सवाल का एकदम राइट आंसर आ जाएगा। ध्यान रहे आपको, ये एक बहुत ही मोस्ट और यूनिक क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट और यूनिक क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में ये आया होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों आप लोगों के लिए होली हंगामा उत्कर्ष परिवार लेकर आया है सपनों पर सफलता रंग उत्कर्ष के संग। सिंपल सी बात है, ध्यान रहे आप लोगों को कि उत्कर्ष परिवार दिनांक 21 से लेकर 28 मार्च तक अपने सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% तक ऑफ आपको दे रहा है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अगर आप किसी भी रेलवे के बैच में पढ़ना चाहते हैं, किसी भी रेलवे के बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उत्कर्ष आपके लिए लेकर आया रेलवे के सभी लाइव और रिकॉर्डेड दोनों कोर्सेज पर, ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% का डिस्काउंट। साथ में आपको मिलने वाली है 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी, साथ में आपको मिलने वाली है 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। तो दोस्तों याद रहे ये केवल 28 मार्च तक ही चलने वाला है, तो अब समय आपके पास कम बचा है। तो अगर कोई भाई एनरोल करना चाहता है उत्कर्ष क्लासेज के ऐप पे, तो अभी आप एनरोल कर सकते हो। भारी डिस्काउंट आपको मिलने वाला है, एक नाम मात्र के शुल्क में एक बेहतरीन शिक्षा आप लोगों को मिलने वाली है, बेहतरीन प्लेटफॉर्म से, बेहतरीन शिक्षकों के साथ। जिस प्रकार रेलवे के हमारे सभी कोर्सेज पर 90% तक का डिस्काउंट है, इसी प्रकार दोस्तों एसएससी के भी सभी लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज पर भी आपको 90% तक का डिस्काउंट मिलने वाला है। चाहे वो लाइव कोर्स हो, चाहे वो रिकॉर्डेड कोर्स हो, चाहे आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, आप सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी के किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी क्यों ना हो, उस पर भी आपको 90% तक का डिस्काउंट यहाँ पे मिलने वाला है। ये ऑफर जो है, होली हंगामा ऑफर जो है, आपको केवल और केवल 21 से लेकर 28 मार्च तक मिलने वाला है। याद रखें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, आपको 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है भाई, तो ये इंफॉर्मेशन आप अपने दोस्त भाई बहन सबके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, 2 अभाज्य संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है 119, तो 3y माइनस एक्स बताओ। सुनो, हमेशा याद रखोगे, जैसे मान लो कोई भी 2 अभाज्य संख्या है, इनका एलसीएम इनका गुणा ही होता है, इनका एलसीएम इनका गुणा ही होता है। ठीक है, याद रहे आपको। जैसे प्यारे भाइयों मैंने कह दिया भाई, आपने 1 ले लिया 7, 1 ले लिया 11, तो इनका एलसीएम इनका गुणा ही हो जाएगा 11 7 77। ठीक है भाई, तो देखो 2 अभाज्य संख्याओं का एलसीएम दे रखा है आपको 119। 119 का मतलब आप समझते हो भाई, 119 कैसे लाया जा सकता है बताओ। तो आप कह दोगे सर 119 ला सकता है 7 और 17 से। भाई 7 और 17 से, भाई ऐसे ही ला सकता हूँ। क्लियर भाई, 17 7 119। भाई या तो संख्या होगी 7 और 17, या मैं कह सकता हूँ भैया 17 और 7, या मैं कह सकता हूँ भैया 17 और 7। बताओ, ऐसे ही कह सकता हूँ ना भाई। 17 7 119 होता है, 2 अभाज्य संख्याओं का गुणा यही होगा। अब अगर मैं इसको x मान लूं और इसको y मान लूं, उसने पूछा है 3y माइनस एक्स बताओ। अब इसको मैं 3 से गुणा करूंगा, फिर उसमें से 7 घटाऊंगा, तो ऑप्शन तो बहुत छोटे हैं। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। इसका मतलब आप इसको तो y मानो, इसको आप x मानो, इसको तो y मानो, इसको आप क्या मान लो, x मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो सवाल में पूछा है 3y, y की जगह क्या रख दो 7, माइनस एक्स, एक्स की जगह क्या रख दो मेरे भाई, एक्स की जगह रख दो 17। तो देखो 7 से 21 और 21 में से आपके 17 अगर चले जाएंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर ऑप्शन के अनुसार 4 आ जाएगा। बोलो भाई बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां तक किसी को कोई समस्या कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ये बात आप लोगों को ध्यान रहे। अगला सवाल, नीचे 2 सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 104 है, तो उनका एलसीएम कितना होगा। सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 104 है, तो उनका एलसीएम कितना होगा ये आपको बताना है। सहअभाज्य संख्याएं यानी कि को प्राइम नंबर्स, सहअभाज्य संख्याएं यानी कि को प्राइम नंबर्स। एक छोटी सी बात आप समझना, क्या होते हैं, ऐसे कोई भी 2 नंबर ले लो जिनका HCF 1 होता है, यानी कि जो आपस में कटते नहीं है, तो इनका एलसीएम इनका गुणा ही होता है। जैसे मान लो मैंने ले लिया एक नंबर 12, एक नंबर 17, तो एक अभाज्य भी हो सकती है, भाज्य भी हो सकती है, बट इनमें कुछ कॉमन नहीं है, तो इनको अपन सहअभाज्य संख्याएं बोलते हैं। तो इनका जो एलसीएम होता है दोस्तों, वो इनका गुणा ही होता है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है, इनका जो एलसीएम होता है वो इनका गुणा ही होता है। तो सुनो,
दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणा 104 दिया हुआ है, तो उनका एलसीएम पूछा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कोई भी सह अभाज्य संख्याएं ले लो, जो उनका गुणा होगा वही उनका एलसीएम होगा। अगर उनका गुणा 104 है तो उनका एलसीएम भी 104 होगा। आपको याद रहे, दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणा 104 दिया हुआ है। सह अभाज्य संख्याओं का जो गुणा होता है ना, वही उनका एलसीएम होता है। तो ये पॉइंट आप याद रखना। एक बार सवाल और आया हुआ है, दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा। तो अगर दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका एलसीएम भी 117 ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो सम संख्याओं का HCF कम से कम कितना होना चाहिए। सम संख्याएं दो का गुणज होती हैं। जैसे भाई मान लो आप अगर एक 6 लेते हो, आप एक 8 लेते हो, तो देखो ये 2 गुणा 3 होती है, ये 2 गुणा 4 होती है। तो देखो हर एक सम संख्या में 2 तो होता ही है, तो भाई 2 तो कॉमन होगा ही होगा। तो अगर आप कोई भी दो सम संख्याएं लोगे ना, तो उनका कम से कम HCF 2 तो होना ही चाहिए। ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन सवाल में पूछा है कम से कम बताओ, तो कम से कम कितना होना चाहिए भाई, 2 होना चाहिए। क्लियर और नोट, बताओ भाई, कम से कम 2 तो होना ही चाहिए। ये बात आप लोगों को ध्यान रहे। जो दो सम संख्याओं का HCF जो होगा, ये छोटी छोटी बेसिक बातें हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। बहुत छोटी बातें हैं, बेसिक बातें हैं, इनका आप लोगों को दोस्तों पता होना चाहिए। क्लियर बात, चले भाई आगे। चलो भाई नेक्स्ट सवाल, 3 की घात 45 माइनस 1 और 3 की घात 35 माइनस 1, इसका HCF बताना है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन, वापस से मैं लिख देता हूं। और जिस सवाल को मैं बता दूं कि भैया ये मोस्ट है, तो समझो वो मोस्ट ही है, यानी कि वो सवाल केवल तुम कर पाओगे, बाकी लोग उस सवाल को नहीं कर पाएंगे। इसका साफ साफ मतलब यही होता है। आपको एक बात बताना चाहूंगा, यदि कभी भी आप लोगों के पास a की पावर m-1 और a की पावर n-1 के रूप में कोई भी फंक्शन आ जाए, अगर आपको इसका HCF बताना है, तो याद रखोगे ये जो a है ना, a ये तो सेम आएगा, ऊपर जो घात है ना m और n, बस आपको इनका ही HCF निकालना है। और सुनो, यहाँ -1 है तो -1 तो लगाना ही है। अगर यहाँ +1 होता तो +1 लगाते। तो ये कंसेप्ट आप ना भूलें, आपके लिए बेहतर रहेगा। बहुत ज़बरदस्त बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भाई कभी भी इस प्रकार आ जाए तो केवल घातों का ही HCF आपको लेना होता है, और -1 है तो -1 तो आएगा ही आएगा। तो यही पैटर्न का ये सवाल है, सेम टू सेम पैटर्न का ये सवाल है। सुनो, आपको दे रखा है प्यारे भाइयों 3 की घात 45 माइनस 1, आपको दे रखा है 3 की घात 35 माइनस 1, ये आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अपने को इसका HCF निकालना है। तो देखो एक सिंपल सी बात समझने का प्रयास करना, ये हो गया a की पावर m-1, ये हो गया a की पावर n-1, ऐसा हमारे पास ये हो गया। तो HCF निकालेंगे तो सबसे पहले तो a आएगा, यानी सबसे पहले तो आपका 3 आएगा। उसके बाद घातों का आएगा HCF, तो 45 और 35 में कॉमन क्या होता है, तो आप कह दोगे सर 5 कॉमन होता है, इनका HCF 5 आएगा, और माइनस आएगा 1। क्या आएगा, माइनस आएगा 1। तो देखो 3 की घात 5 का मतलब होता है 243, माइनस में 1 आ जाएगा। तो इस सवाल का जो राइट आंसर आपका आ जाएगा वो कितना आ जाएगा दोस्तों, 242 आ जाएगा। भाई 3 की घात 5 का मान अगर आप लोगों को निकालना हो, तो 3 की घात 5 का मान का मतलब है 3 को आप कितनी बार गुणा करोगे, 5 बार गुणा करोगे, और 5 बार गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 243 हमारे पास आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये वाला सवाल भी आप सभी को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं भाइयों। देखो एक बहुत ही सिंपल सा सवाल आप लोगों के सामने है, बहुत ही सिंपल सा सवाल। आपको बताया गया है कि भाई 59 गुणा 29 का मान ये होता है, 59 गुणा 29 का मान ये होता है। फिर कह रहा है कि इनका HCF बताओ। आपको ये इसलिए बताया ताकि आपका कैलकुलेशन थोड़ा बहुत ईजी हो जाए। भाई एक बात बताओ, अगर 1711 है, अगर मैं इसका 4 गुणा कर दूं, अगर मैं 1711 का 4 गुणा कर दूं तो मुझे ये मिल जाएगा। तो 1711 क्या होता है, 1711 होता है 59 गुणा में 29, ये तो 1711 है। अगर इसी का मैं 4 गुणा कर दूं तो मुझे ये मिल जाएगा, 4 गुणा कर रहा हूं। अब सुनो, HCF इनमें से ही कोई एक आएगा, या तो ये आएगा या ये आएगा या ये आएगा। ऑप्शन मैंने देखे, भाई ऑप्शन में देख रहा हूं, देखो 59 है, 59 है भाई, ये हो सकता है। 29
4, 29 और 4 नहीं है। अच्छा एक बात और भी यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है, वो बात क्या पॉसिबल हो सकती है, क्या पता इनका आपस में गुणा भी आ जाए, वो भी HCF हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन दूसरा नंबर तो देखो 345 ही है, 345 को लिख सकते हो आप 59 गुणा, अब इसमें 59 का भाग दो आप लोग, जैसे भाई ये आ गया 345 भाग दोगे भाई 59 का। अब देखो 345 है, अगर आप इसमें 59 का भाग देते हो, अगर आप इसमें 59 का भाग देते हो भाई जा रहा है क्या पूरा पूरा भाई 5 बार दे के देख लो भाई, 5 9 45, 5 पंजे 25, 25 और 5, देखो 59 का भाग हम 5 बार देके अगर इसमें देखें तो 5 बार से तो ज़्यादा ही चला जाएगा भाई। एक बार अगर 6 बार भी देखें या 7 बार देखें, 6 बार देखो भाई, 6 नाम 54 में 4 आ जाएगा, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 आएगा। HCF पूछा है 6844 और 345 का, ठीक है भाई। देखो भाई ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा यहाँ पे आप लोग, भाई देखो 59 का भाग मैं इसमें दे रहा हूँ, 59 का भाग इसमें जा ही नहीं रहा भाई, 6 बार भी अगर दें तो 6 9 में 54, हासिल आ गई 5, और भाई 6 पंजे 30 और 5 35 होता है, तो ये नहीं जाएगा। कुल मिला के 59 का भाग इसमें नहीं जा रहा, यानी कि ये HCF नहीं हो सकता। 59 तो कट गया, 59 तो कट गया, 29 का चेक कर लो, 29 का जा रहा है क्या, 29 का चेक कर लो भाई, 29 का भाग इसमें जा सकता है क्या, तो भाई 345 है, इसमें 29 का भाग दे के देख लो। देखो भाई 29 है कम 29, बचा कितना 5, आगे भी 5 है, तो यहाँ पे 29 का भाग नहीं जा रहा, मतलब 29 का भी भाग नहीं जा रहा। तो देखो भाई अगर इस पैटर्न में यही आप लोगों से अगर यहाँ पे पूछा गया है ना, इन दोनों का HCF बताओ, तो देखो इन दोनों में तो भैया कुछ कॉमन है नहीं, तो इस हिसाब से तो ऑप्शन सारे हमारे यहाँ पे गलत बैठ रहे हैं, ठीक है। इस हिसाब से तो भाई जो ये सवाल पूछा गया है ना, इन दोनों का HCF बताओ, HCF का मतलब होता है अपने को इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना था। तो देखो 59 ना, इसमें तो भाग जा रहा है बट इसमें नहीं जा रहा, तो ये HCF नहीं हो सकता। 177 का भाग तो देखो इसमें भी नहीं जा रहा, 118 भाई सम संख्याओं का भाग तो विषम संख्याओं में वैसे नहीं जा सकता, तो ये भी हमारा HCF नहीं हो सकता। तो इस वाले क्वेश्चन को आप लोग एक बार कर दोगे भाई इग्नोर, यहाँ पे कोई भी डाटा प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। अगला सवाल आप लोगों के सामने ये वाला है, इसको आप लोगों को मैं दे रहा हूं केवल और केवल होमवर्क के लिए। आप लोगों को क्या करना है, भिन्नों का HCF आप LCM बताना है आप लोगों को, तो भिन्नों का HCF LCM हम लोग सीखेंगे और ये मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कल की क्लास में। ये सवाल आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर मुझे बताना, कल की क्लास हम लोग यहीं से शुरुआत करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, आप लोगों के लिए बहुत सारा प्यार। और आपको पता है उत्कर्ष होली हंगामा ऑफर चल रहा है, इसके बारे में अपने सभी साथियों को भाई बहनों को आप लोग जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, तब तक के कल बाकी मुलाकात होगी हमारी कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।